अब हम बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा इससे भी ज्यादा रोचक होने जा रहा है अदिति, और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में इस बार लड़ाई जबरदस्त है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर इस बार मतदान होने जा रहे हैं और 25 तारीख को यह तय होगा कि 10 सीटों पर जो मतदान होगा वो वहां क्या होता हुआ दिखाई देगा। 2019 के आंकड़े अभी आपके सामने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती, 58% यहां पर वोट शेयर था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी 28% वोट शेयर के साथ। जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी तकरीबन 5% वोट शेयर के साथ। लेकिन यहां पर एक वार्निंग, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या है? जाट समुदाय अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 के साथ नहीं देख पा रहा है। उसके साथ साथ जो एंटी जाट वोट है या जो एंटी या अदर देन जाट वोट है वो बड़े पैमाने पर ग्रेविटेट करता हुआ 2014 के बाद से हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब इसके साथ साथ चुनौतियां क्या हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर है, जो कि वहां के राज्य सरकार के सत्ता परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसे साधने की कोशिश की है। खट्टर साहब को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उनसे रोहतक की सीट पर लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। अब इसका फायदा मिलेगा, नुकसान होगा, यह हम आपको आगे समझाएंगे। अनिल विज जो कि बड़े नेता हैं, नाराज हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनकी टिकट कटी है, वो नाराज बैठे हैं। हरियाणा में देखिए मान सम्मान बहुत जबरदस्त चीज है। हरियाणा और राजस्थान के इस बेल्ट में जहां पर जाट बहुल और गुजर बहुल इलाके हैं, वहां पर मान सम्मान और आत्मसम्मान ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये बात अदिति में गलत पा रहा हूं तो मुझे चेक कीजिए। वेस्टर्न यूपी में भी तो ये जो मान सम्मान वाली चीज है ना, आपने हमारा टिकट काट दिया भाई, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बागी बन जाएंगे। ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई तरह की नाराजगियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसान की नाराजगी। किसान वर्ग को लेकर आपने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हरियाणा में देखा और भारतीय जनता पार्टी इसे पूरे तरीके से साध नहीं पाई है। क्या उसका असर इस बार नहीं दिखेगा? और इसके साथ साथ पूरे जाट जो समुदाय है उसमें अग्निवीर स्कीम ने आग लगा दी है। और वो इसलिए क्योंकि जाट समुदाय में बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो सेना में भर्ती होते हैं। उनको पता होता है कि उनका करियर निश्चित है, अगले 30 साल तक डट कर काम करना है। उसके बाद ताऊ घर पर बैठेगा और डंडा लगाएगा। लेकिन आज ताऊ डंडा नहीं लगा पा रहा क्योंकि उसको 5 साल के बाद फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ती है और ये बहुत बड़ी समस्या है। अदिति, ये जो तमाम चुनौतियां हम सामने देख रहे हैं, इससे हरियाणा की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के बारे में अभी मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, कांग्रेस का पत्ता मैं बाद में खोलूंगा। बिल्कुल, जैसा कहा कि हरियाणा आपने कहा रोचक है, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार बदल दी। तमाम चीज के साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर कि कांग्रेस जिस पर दाव लगा रही है वो है कि वहां पर जाट प्लस मुस्लिम कंसोलिडेट होके कांग्रेस के साथ आ जाएं और वर्सेस ऑल हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वर्सेस ऑल एकजुट होगा अजय सर? और ऐसे में एससी वोट बैंक क्या एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा या नहीं, ये एक सबसे बड़ी बात है कि इन 10 सीटों पे किस तरीके के नतीजे आएंगे। अगर एससी वोट बैंक स्प्लिट होता है तो नतीजे अलग होंगे और एससी वोट बैंक एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो बहुत रोचक मुकाबला होगा। एक तरफ जाट प्लस मुस्लिम और दूसरी तरफ वर्सेस ऑल का मुकाबला। सर अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन इस आकलन में मैं थोड़ा सा और जैसे कहते हैं तड़का लगा देता हूं। देखिए, अभी तक जो पारंपरिक तरीके से हरियाणा में जो चुनाव होते चले आ रहे थे, 2014 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व बड़े पैमाने पर वहां दिखाई देता था, या फिर आपने चौटाला परिवार का वर्चस्व बड़े पैमाने पर देखा। जाट राजनीति ही हरियाणा को डिफाइन करती दिखाई देती थी। और वो इसलिए क्योंकि जब आप जाट पॉपुलेशन के साथ साथ 17 से 20% के आसपास मुसलमान आबादी मिला देते हैं और उसके साथ साथ जाटों का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि शेड्यूल्ड कास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शेड्यूल्ड कास्ट करीबन 26% के आसपास हरियाणा में है। शेड्यूल्ड कास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाट जिस तरफ मतदान करते थे उसी तरफ मतदान करता हुआ दिखाई देता था। और इसी कॉम्बिनेशन पर चाहे कांग्रेस या फिर चौटाला परिवार अपनी राजनीति को आगे पीछे करता हुआ दिखाई देता था। ये कॉम्बिनेशन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। शेड्यूल्ड कास्ट पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया। जो आप देख रहे हैं मुसलमान वोट, वो बिखरा हुआ दिखाई दिया 2014 में। 2019 में कंसोलिडेट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा उसके नतीजे सामने नहीं आ पाए, कम से कम लोकसभा में तो सामने नहीं आ पाए। इसलिए इस बार जो चुनौती है वो सबसे बड़ी ये है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से एकजुट होकर मतदान करेगा। खास करके जब हम बात करते हैं गुरुग्राम, नूह, उसके आसपास के तमाम क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी आबादी है और डोमिनेटिंग फैक्टर है। यहां पर हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि
ध्रुवीकरण की राजनीति को आग और हवा देने के लिए वहां पर धार्मिक हिंसा भी हुई है। इसके साथ साथ गौरक्षक बड़ी भूमिका यहां पर निभाते रहे हैं। 11 लोगों की मृत्यु, अल्पसंख्यक लोगों की मृत्यु यहां पर गौरक्षक कैंपेन की वजह से हुई है, जिसका असर मुसलमान आबादी पर बड़े पैमाने पर है और वो कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह काम कर रहे हैं। जहां तक रही बात शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट में भी हरियाणा में इस बार दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अब शेड्यूल कास्ट की इस पूरे चंक को मैनेज कर पाती है तो फिर आप वही देखेंगे जो आपने 2014 या 2019 में देखा। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट बढ़ गया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जाट ने पहले से तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। आप गुड़गांव की बात करते हैं, इंद्रजीत राव वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहां पर बीजेपी के 3 विधायक हैं और ये तीनों के 3 विधायक इंद्रजीत राव के साथ एक भी दिन चुनाव कैंपेन करते हुए नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस ने यहां पर राज बब्बर को एक पैराट्रूप के तौर पर उतारा। राज बब्बर को कांग्रेस हर जगह इस्तेमाल करती है जहां जहां उसे लगता है कि मुस्लिम आबादी बड़ी है। नू उसके आसपास के तमाम इलाकों को प्रभावित करने वाले राज बब्बर यहां पर उम्मीदवार के तौर पर हैं। और आप बेहतर तरीके से जानती हैं अदिति कि इसका क्या असर निकलने जा रहा है। आपको क्या लगता है, राज बब्बर का दाव चलेगा गुड़गांव में? आप तो वहीं रहती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, मैं सोना में ही रहती हूँ और वहाँ पर जो फैक्टर्स की आपने बात की वो बहुत प्रोमिनेंटली आपको ज़मीन पे दिखाई देते हैं। मैंने राज बब्बर जी को गुड़गांव के हर रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पे हर 10 मीटर की दूरी पे ढाबे हैं जो बहुत चलते हैं आधी रात, और मैंने राज बब्बर को ऐसा कैंपेन करते देखा है कि वो सुबह से निकलते हैं उन ढाबों में और दोपहर तक जाते हैं वहाँ के युवाओं के साथ घुलने के लिए, और नू के इलाके में भी वो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही वो कार्ड ना चला हो बतौर अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर चलने की कोशिश है, इसलिए टक्कर जो है वो कांटे की है। जैसा आपने बताया वो ज़मीनी हकीकत है वहाँ। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब मैं कांग्रेस के पत्ते आपके लिए खोलता हूँ। देखिए, आज अभी तक आपने समझा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन साहब उसको कहते हैं ना, नाच नावे आंगन टेढ़ा। ये बिल्कुल साबित होता है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए प्लेट सजी हुई है साहब, खाना लगा हुआ है, वोटर और लोगों का असंतोष सामने है, लेकिन साहब हम खाएंगे नहीं। हम नवाब हैं, कोई उठाए और हमारे मुंह में निवाला डाल दे। कांग्रेस की स्थिति यही है हरियाणा में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं। उनके बेटे इस बार उम्मीदवार के तौर पर हैं, लेकिन साहब यहां पर सिर फुटअव्वल कांग्रेस के भीतर नहीं है। 3 धड़े में कांग्रेस यहां पर बटी हुई है। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी एक साथ मिलाकर अपना एक अलग तूती बजा रही हैं। उसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला और उनका पूरा एक अलग गैंग है जो कि राहुल गांधी के बहुत ही करीब है, और उसके साथ साथ ये अलग अपनी सुर और तूती अलग बजाते हैं। 3 धड़े में कांग्रेस यहां बटा हुआ है। दरअसल 4 या 5 धड़े भी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए आम बात है। आमतौर पर कांग्रेस की जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो सिर फुटअव्वल जबरदस्त होती है। और हरियाणा में इस बार हर किसी को लग रहा है कि मौका इतना अच्छा है कि आगे बढ़ो और उसके बाद नेतृत्व अपने हाथ में ले लो। और यही वजह है कि आपस में टकराते टकराते सजी हुई प्लेट शायद धरी की धरी रह जाए और कोई निवाला प्लेट से मुंह तक लाने को तैयार ना हो और कांग्रेस बाजी हार जाए। इसकी आशंका, इसकी संभावना बड़े पैमाने पर हो सकती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, ये किरण चौधरी वही है ना जिन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी अजय माकन को के लिए चुनाव में क्रॉस वोट किया था और जिसकी वजह से बहुत सिर फुटअव्वल हुई थी अब देखिए राज्यसभा चुनाव में। किरण चौधरी का इतिहास बहुत लंबा जाता है, उस पर चलेंगे तो हम पूरा एक शो कर सकते हैं। लेकिन वो अभी इस बार बहुत ज्यादा इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिल पा रहा है जी। और उनकी बेटी को टिकट इसलिए शायद नहीं मिल पाया क्योंकि वो सक्रिय राजनीति से कोसों दूर हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पारिवारिक संबंध है हमारे, तो हम लोग के बीच में अक्सर ये बातें होती रहती हैं कि भाई कैंपेन करने के लिए कभी तो चली जाओ, लेकिन श्रुति कहीं बाहर निकलती नहीं।